हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन आवर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म लेट्स स्टडी इंडिया। आज मैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का यूनिट 4 स्टार्ट करने वाली हूँ और ये जो हमारा यूनिट 4 है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा यूनिट है। लेकिन ऑर्गेनिक स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं। मैं देख रही हूँ बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं कि मैम सिलेबस कंप्लीट होगा या नहीं, और अगर होगा भी तो आप उतने टाइम तक कंप्लीट कर पाओगे या नहीं। तो मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगी कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है। वी विल ट्राइंग आवर बेस्ट, और मैंने जो आपको कमिटमेंट दी है कि 25 तक केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो वी विल ट्राई आवर बेस्ट। हम पूरी कोशिश करेंगे कि 25 तक जो आपका सिलेबस है केमिस्ट्री का वो कंप्लीट हो जाए। बट इफ़ नहीं हो पाता है तो फिर आप यही कहोगे कि मैम आप कहीं थी और सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। मैं यही कह रही हूँ कि हम लोग अपना 100% देंगे। और एक चीज़ और, सिर्फ सिलेबस कंप्लीट कर देना ये हमारा मोटिव नहीं है। हमारा मोटिव ये है कि अगर कोई भी चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है, जैसे सपोज़ कि यूनिट 1 में पढ़ा रही थी आपको, तो अगर मैं उसे कंप्लीट करना चाहती तो मैं मुश्किल से 5-6 लेक्चर में उसे कंप्लीट कर देती। बट आप जाके देखो तो अप्रॉक्स 16-17 लेक्चर्स हैं केवल यूनिट 1 के। तो अगर मैं चाहूँ तो बहुत शॉर्ट में समझा सकती हूँ। सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना ही रहता तो अभी तक आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया होता। बट हमारा मोटिव ये है कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, 30 मिनट्स 1 आवर का लेक्चर देख रहे हो, तो आपको भी लगना चाहिए कि हाँ, ये जो कंटेंट है ये ऑथेंटिक है, प्लस आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है, आप जाओगे यूट्यूब पे, कई सारे आपको ऐसे लेक्चर्स मिल जाएंगे, 2-3 घंटे की मैराथन क्लास है। बट मुझे जहाँ तक लगता है कि उसमें हर एक चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं। तो अगर आप इस तरीके से कंप्लीट करना चाहते हो तो आप कमेंट्स करो, मैं 2-3 घंटे की क्लास लेकर कंप्लीट कर दूँगी यूनिट। बट अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो, अच्छे से हर एक चीज़ को समझना चाहते हो, सिर्फ एग्ज़ाम में मार्क्स ले आना, वो तो फिर आप ऐसे भी ले ही आओगे। ठीक है, बट मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो जो सब्जेक्ट का कोर कॉन्सेप्ट है वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो बस मैं यही कहूँगी कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए 25 तक। बट अगर नहीं हो पाता है तो आप ये नहीं कहोगे कि मैम आप बोली थी और सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। हम पूरी कोशिश करेंगे कि सिलेबस कंप्लीट हो जाए, और जिस तरीके से अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं उसी तरीके से आगे भी पढ़ेंगे, बेसिक से एडवांस लेवल तक हमारा सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, बट आप बहुत ज़्यादा पैनिक मत हो, अपनी तैयारी आप करते रहो। हम यहाँ पर सिर्फ आपकी हेल्प करने के लिए हैं। ये एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम आपकी हेल्प करने के लिए हैं। ठीक है, तो अब एक बार सिलेबस डिस्कस कर लिया जाए। जो हमारा फर्स्ट यूनिट था इसका मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस, तो ये तो मैंने डिटेल में अच्छे से बता दिया। फर्स्ट यूनिट हमारा कंप्लीट भी हो गया है। बट इसका जो हमारा हिस्ट्री है, फर्स्ट यूनिट का जो हमारा हिस्ट्री वाला है, ये जो पोर्शन है ये भी आपका बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मैंने सिर्फ ये बताया था, इसका हिस्ट्री अभी बचा हुआ है तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा बहुत जल्दी। फिर आते हैं यूनिट सेकंड पर। यूनिट सेकंड भी आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। जो आपकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यूनिट है, ये तीनों यूनिट आपकी इनऑर्गेनिक की है। तो इनऑर्गेनिक में फर्स्ट यूनिट हमारा कंप्लीट हो गया। जो हमारी सेकेंड यूनिट है इसमें सिर्फ 2-3 टॉपिक बचे हुए हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स, फिर उसके बाद हमारा बेंट्स रूल बचा हुआ है। तो बस 2-3 टॉपिक बचे हुए हैं, तो ये भी ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट ही है। यूनिट 3 और यूनिट 4 हम साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको जाना है चैनल पर। पहले 1 मिनट डिस्कस कर लेते हैं। इनऑर्गेनिक आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यूनिट है। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक में 2 यूनिट आपकी कंप्लीट हो गई है। ऑर्गेनिक में अभी तक एक भी यूनिट नहीं हुआ है, तो ऑर्गेनिक में आज से स्टार्ट कर रही हूँ यूनिट 4। ठीक है, अब जो आपकी लास्ट की यूनिट है, यूनिट 7 और यूनिट 8 जो है, ये आपकी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। आप चैनल पे जाओ, वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप जब चैनल पे जाओगे तो आपको वहाँ पर 3 प्लेलिस्ट दिखेगी बीएससी फर्स्ट सेम केमिस्ट्री की। ठीक है, आप जब जाओगे, वेट, मुझे तो राइटिंग पे ध्यान देना होगा, जैसे कि आप लोग कह रहे हो तो अच्छे से लिख देती हूँ मैं, कि आप जब जाओगे तो आपको वहाँ पे बीएससी फर्स्ट सेम की प्लेलिस्ट मिलेगी, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री की। ठीक है, तो एक प्लेलिस्ट रहेगी जिसमें आपका 7 और 8th यूनिट रहेगा, जिसमें हमारा है कंप्यूटर एंड मैथ्स। ठीक है, एक प्लेलिस्ट आपकी मैं बना दूंगी इनऑर्गेनिक करके। इस इनऑर्गेनिक वाले में आपका जो फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीट है, सेकेंड यूनिट भी ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो जाएगा, और थर्ड यूनिट के जो भी अब लेक्चर्स आएंगे वो आपको इसी प्लेलिस्ट में मिलेंगे। ठीक है, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करके आपकी प्लेलिस्ट रहेगी। थर्ड जो आपकी प्लेलिस्ट रहेगी वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करके रहेगी, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑर्गेनिक के लेक्चर्स मिलेंगे।
अब इसमें हमारा है 4th, 5th और 6th, ये 3 जो हमारी यूनिट है, 4th यूनिट, 5th यूनिट और 6th यूनिट, ठीक है। तो ये 3 यूनिट आपको मिल जाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये तीनों आपके ऑर्गेनिक के हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना 4th यूनिट। सारी चीज़ें क्लियर हैं। अब अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करना, ठीक है। और बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, हम अपना 100% देंगे कि 25 तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। और जो भी यूनिट यहाँ पर आपको मैं कंप्लीट कराऊंगी, मैं या फिर मेरी टीम जो है केमिस्ट्री की, जो भी यूनिट कंप्लीट कराएगी, तो हमारा मोटिव यही रहेगा कि उस यूनिट से, वो यूनिट पढ़ने के बाद आपको कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है। क्योंकि सिर्फ सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए 1-2 घंटे की मैं क्लास ले लूँ, उसके बाद भी आपको डाउट है, तो फिर वैसे पढ़ने का फिर मुझे जहाँ तक लगता है कि कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए अगर कोई भी यूनिट हम लोग पढ़ रहे हैं तो डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे, ओके। तो स्टार्ट करते हैं आज से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आपका यूनिट 4th है, जो आपका यूनिट 4th है, उसे अगर हम शॉर्ट में कहें तो वो एक तरीके से आपका क्या है, जीओसी है। अगर आप उसके टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ोगे तो वो टोटल आपका क्या है, जीओसी है। जीओसी मीन्स होता क्या है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आप उसके एक एक टॉपिक को देखो तो उसमें क्या है, वो सभी चीज़ें हम ऑलरेडी 12th के जीओसी में पढ़ के आ रहे हैं। तो वही जीओसी से हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करनी है, ठीक है। मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ कि अगर 12th तक आपने केमिस्ट्री अच्छे से नहीं पढ़ी है, लेकिन आपको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है और किसी रीज़न से आपने 11th 12th में अच्छे से केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है, तो अगर अभी भी जो आपका बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर है, अगर अभी से भी आप सीरियस होकर हर एक चीज़ को अच्छे से डिटेल में पढ़ना चाहो तो केमिस्ट्री आपकी स्ट्रांग हो सकती है, ठीक है। क्योंकि सारी चीज़ें हम बीएससी फर्स्ट सेम में क्या करते हैं, एक तो पहले पूरा रिवीजन करते हैं 11th 12th को, कुछ चीज़ें एडिशनल होती हैं, थोड़ा सा एडवांस्ड में हम जाते हैं। अदरवाइज़ जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर है वो आपका सबसे इजी है, क्योंकि उसमें मैक्सिमम 11th 12th ही है आपका, बस कुछ चीज़ें एडिशनल होती हैं, थोड़ा एडवांस्ड में हमें जाना रहता है। बट अगर आप अच्छे से देखो सिलेबस तो वो पूरा आपका 11th 12th ही है। तो मैं हमेशा यही चीज़ कहती हूँ कि अगर आपने 11th 12th में अच्छे से केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है, तो अगर अभी भी आप चाहो तो आपकी केमिस्ट्री स्ट्रांग हो सकती है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, एक बार देख लेते हैं यूनिट 4th में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। शॉर्ट में बस देखते हैं। हमारा जो यूनिट का नेम है वो क्या है, रिकैपिचुलेशन ऑफ बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें हमें हाइब्रिडाइजेशन देखना होगा, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इनऑर्गेनिक में। यहाँ पे हम देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। फिर है हमारा बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल्स, बॉन्ड एनर्जी के बारे में हमें पढ़ना होगा। लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है। फिर वान डेर वाल्स इंटरैक्शन, इंक्लूजन कंपाउंड जो आपका थोड़ा बीएससी में ही है ये आपका, और प्लस थोड़ा समझने वाला भी टॉपिक है। तो इंक्लूजन कंपाउंड से, क्लैथरेट से, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो थोड़े से एडवांस्ड हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है हाइपर कॉन्जुगेशन, डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स इफेक्ट है ये। तो इसमें कौन कौन से इफेक्ट आते हैं हमारे, इंडक्टिव आता है, इलेक्ट्रोमेरिक, रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट। तो ये जितना भी टॉपिक है ये आप जीओसी में ऑलरेडी 12th में पढ़ चुके हो। तो स्टार्ट करते हैं अच्छे से, ठीक है। तो यूनिट 4 स्टार्ट करने से पहले हम लोग समझते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्चुअल में होती क्या है। एक बार रीड करते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद कार्बन कंपाउंड्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स। ये आपने क्लास 10th में ही पढ़ा होगा, आपका एक चैप्टर है वहाँ पे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो वहाँ पे हमें यही चीज़ें बताई जाती हैं कि जो हमारा कार्बन है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में नेचर में प्रेजेंट होता है। इवन हर जगह कार्बन है, आप में भी कार्बन है, मुझ में भी कार्बन है, इस पेन में भी कार्बन है, इस बोर्ड में भी कार्बन है, तो हर जगह कार्बन प्रेजेंट है। तो यही रीज़न है कि जो कार्बन है इतने ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। अब जब कोई भी एलिमेंट इतने ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है तो ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे टाइप के एलिमेंट से वो रिएक्शन करके बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता होगा। तो इसीलिए यही रीज़न है। प्लस एक और रीज़न है हमारा क्या, कि कार्बन जो है हमारा वो क्या होता है, टेट्रावैलेंट होता है। टेट्रावैलेंट का मतलब ये है कि ये बहुत अच्छी तरीके से टेट्रावैलेंट होता है। टेट्रावैलेंट का मतलब ये है, टेट्रावैलेंट का मतलब ये है कि जो हमारा कार्बन है वो बहुत अच्छी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स डोनेट भी कर सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है, प्लस बॉन्डिंग भी बहुत अच्छे से करता है, ठीक है। यही रीज़न है कि जो हमारा कार्बन है, एक तो फर्स्ट रीज़न तो ये है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में नेचर में प्रेजेंट है। सेकंड रीज़न ये है कि टेट्रावैलेंट है तो बहुत अच्छे से बॉन्डिंग करता है। यही रीज़न है कि जो हमारा कार्बन है सिर्फ कार्बन से बने हुए कंपाउंड्स को
कि हम एक अलग से केमिस्ट्री पढ़ते हैं। अगर आप ऐसे समझो, मतलब एक अलग से सब्जेक्ट में हम उसे पढ़ रहे हैं, सिर्फ कार्बन के कंपाउंड्स को। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, सिर्फ और सिर्फ कार्बन के ही कंपाउंड्स को पढ़ते हैं। कार्बन से कितने टाइप्स के कंपाउंड्स बने हैं, कार्बन से रिलेटेड जितने भी टाइप के कंपाउंड्स बने, जितने भी टाइप के रिएक्शन है, जितने भी टाइप के प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सारी चीज़ें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनिक रिएक्शंस क्या होते हैं? ऑर्गेनिक रिएक्शन, अब इसमें आप खुद से सोचो कि ऑर्गेनिक रिएक्शन में क्या होता होगा। ऑर्गेनिक वर्ड से ही क्लियर है कि कार्बन की बात हो रही है। तो यहाँ पर देखते हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शंस आर द केमिकल रिएक्शंस दैट आर अंडरगॉन बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, द केमिकल कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन। मीन्स ऑर्गेनिक रिएक्शन में क्या होता होगा, मैंने पहले ही बोला कि ऑर्गेनिक से ही क्लियर है कि किसकी बात हो रही है, कार्बन की बात हो रही है। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन का मतलब होता है कि जब भी कार्बन से रिलेटेड, मीन्स जो हमारा कार्बन एलिमेंट है या जो कार्बन से बने हुए कंपाउंड्स हैं, वो जब भी किसी रिएक्शंस में जाएंगे, उसके बाद जो हमें प्रोडक्ट देंगे, तो ये जो रिएक्शन का प्रोसीजर है, यही क्या कहलाता है, हमारा ऑर्गेनिक रिएक्शन कहलाता है। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं फैक्टर्स दैट हेल्प इन डिटरमाइनिंग द रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। अब यहीं से हमारी जीओसी स्टार्ट होती है। क्लास 12th में आप कैसे पढ़ रहे थे, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें आपने ये चारों इफेक्ट्स पढ़े होंगे। यहाँ पे हम कैसे पढ़ रहे हैं, ये जो हमारे फैक्टर्स हैं ये क्या बताते हैं, तो ये हमें रिएक्टिविटी बताते हैं कि जो हमारा कार्बन है, ये तो चीज़ क्लियर होगी कि कार्बन ठीक है रिएक्शन करेगा, कार्बन बहुत ज़्यादा अमाउंट में नेचर में प्रेजेंट होता है, इसीलिए कार्बन की हम एक अलग से केमिस्ट्री पढ़ते हैं, एक अलग से सब्जेक्ट पढ़ते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी और कार्बन से बने हुए कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करते हैं। इतना पॉइंट क्लियर है? अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि जो हमारा कार्बन कंपाउंड है, ये जो हमारा कार्बन कंपाउंड है, कार्बन कंपाउंड मीन्स आप समझ रहे हो ना, कार्बन रिएक्शन करके जो कंपाउंड्स बना रहे हैं, तो ये जो हमारे कार्बन कंपाउंड्स हैं, ये कितने टाइप के फैक्टर्स, मीन्स किस तरीके से रिएक्शंस करते हैं और कौन कौन से फैक्टर्स लीड करते हैं इसके रिएक्शन को, मीन्स कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे। तो फर्स्ट हमारा क्या है, इलेक्ट्रोमेरिक, लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी यहाँ पे है ही। फर्स्ट हमारा क्या है, इंडक्टिव। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के अंदर ये सभी आते हैं, ये हम कह सकते हैं। फर्स्ट हमारा क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट होता है। सेकंड होता है हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन। थर्ड हमारा होता है रेजोनेंस, और इसी को हम मेसोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं। लेकिन इन दोनों में बस स्लाइटली बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है, वो चीज़ मैं जब आपको रेजोनेंस पढ़ाऊंगी तब मैं मेसोमेरिक इफेक्ट भी डिटेल में क्लियर करूंगी, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है, फोर्थ आता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो ये चार इफेक्ट्स हमें पढ़ने हैं। ये चार इफेक्ट्स हमें बताते क्या हैं, तो ये चार इफेक्ट्स हमें बताते हैं रिएक्टिविटी के बारे में, कि जो भी हमारा कार्बन कंपाउंड है वो किस तरीके से रिएक्शन करेगा, कैसा रिएक्शन शो करेगा, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, किस तरीके से कार्बन पे कौन सा इफेक्ट ज़्यादा फेवरेबल होता है, किस इफेक्ट की वजह से वो अच्छे से रिएक्शन नहीं कर पाएगा। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। कौन सा इफेक्ट डोमिनेंट है, कौन सा इफेक्ट लेस इफेक्टिव है, ये सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। क्लियर हुआ? अब ऑर्गेनिक रिएक्शन जो हमने देखा है, इतनी चीज़ें हमें आज पढ़नी है, ठीक है। अब ऑर्गेनिक रिएक्शन पे आते हैं। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन में हमने देखा कि ऑर्गेनिक रिएक्शन हमारे वो रिएक्शन होंगे जिसमें हमारा कार्बन इन्वॉल्व होगा रिएक्शन के टाइम पे, ठीक है। अब जरूरी नहीं है सिर्फ कार्बन एलिमेंटल स्टेट में ही इन्वॉल्व हो। अब ये जो हमारा ऑर्गेनिक रिएक्शन है, तो ऑर्गेनिक रिएक्शन में हमने क्या देखा है कि ऑर्गेनिक रिएक्शन में कार्बन जो है वो इन्वॉल्व रहेगा और कार्बन से जो कंपाउंड्स हमारे बनते हैं वो इन्वॉल्व रहेंगे, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि जब हमारा कार्बन इन्वॉल्व है तो वो सिर्फ अपने एलिमेंटल स्टेट में ही रहे। इसका मतलब क्या है कि जरूरी नहीं है कार्बन अपने एलिमेंटल स्टेट में रह के ही रिएक्शन करे, हो सकता है ये कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट हो। तो कार्बन चाहे एलिमेंटल स्टेट में रह के रिएक्शन करे या कार्बन कंबाइंड फॉर्म में रिएक्शन करे, ये दोनों जो रिएक्शंस होंगे कार्बन के इन्वॉल्व है, इसमें भी कार्बन एलिमेंटल स्टेट में तो कार्बन है ही प्रेजेंट, कंबाइंड फॉर्म में है तो कार्बन है ही, तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक रिएक्शन कहेंगे। अब यहाँ पे हमारा 2 पॉइंट आ रहा है। फर्स्ट आ रहा है हमारा एलिमेंटल स्टेट। एलिमेंटल स्टेट क्या होता है, तो फर्स्ट यूनिट में मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था कि एलिमेंटल स्टेट क्या होता है। एलिमेंटल स्टेट का मतलब होता है कि नेचर ने उस एलिमेंट को हमें किस फॉर्म में दिया है, ठीक है। जिस फॉर्म में नेचर ने उस एलिमेंट को हमें दिया है वही उसका क्या होगा, एलिमेंटल स्टेट होगा। क्लियर है इतना? अब जैसे आप देखो ये चीज़ क्लियर है। अब जो हमारा कार्बन है,
ये हमारा क्या है, कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, तो ये हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमने देखा था कि ये हमारे, जब अभी तो आप पढ़े नहीं हो वैसे यूनिट थर्ड, बट जब मैं यूनिट थर्ड पढ़ाऊंगी वहाँ पे आप देखोगे डिटेल में मैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स बताऊंगी। जो हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंटल स्टेट में प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंटल स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। मीन्स कार्बन हमारा ऐसे प्रेजेंट हो सकता है, सिर्फ इस तरीके से एलिमेंटल स्टेट में। तो एलिमेंटल स्टेट का मतलब क्या है, ये चीज़ क्लियर हुआ कि नेचर ने उस एलिमेंट को हमें किस फॉर्म में दिया है, दैट इज अ एलिमेंटल स्टेट ऑफ दिस एलिमेंट। क्लियर हुआ। सेकंड जो है हमारा कंबाइंड फॉर्म। कंबाइंड फॉर्म का मतलब क्या है, बहुत सारे एलिमेंट्स इस तरीके के भी होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ले लो एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो जो हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो कभी भी एलिमेंटल स्टेट में प्रेजेंट नहीं रह सकते हैं, वो हमेशा किस फॉर्म में रहेंगे, कंबाइंड फॉर्म में रहेंगे। अब क्यों ऐसा होता है, तो जब एस ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ाऊंगी आपको तो वहाँ पे मैं डिटेल में बताऊंगी कि क्यों अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स एलिमेंटल स्टेट में नहीं रह सकते, क्यों वो हमेशा कंबाइंड फॉर्म में होते हैं। ये चीज़ मैं आपको वहाँ पे समझाऊंगी। यहाँ पर बस हम ये समझेंगे कि जो हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, जो हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा, वो कभी भी एलिमेंटल स्टेट में नहीं रहेंगे, तो किस स्टेट में रहेंगे, तो वो कंबाइंड फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, कंबाइंड फॉर्म का मतलब क्या है, जैसे हमारा सोडियम है, सोडियम कभी भी हमें इस फॉर्म में नहीं दिखता है, सोडियम हमेशा हमें सॉल्ट के फॉर्म में ही मिलता है, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम जो है वो हमेशा NaCl के फॉर्म में ही आपको मिलेगा। जो इसका वो बात अलग है कि उसके बाद हम इनऑर्गेनिक सेपरेशन करके, ऑर्गेनिक सेपरेशन करके यहाँ से सोडियम को अलग कर ले, क्लोरीन को अलग कर ले, वो चीज़ एक अलग कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे हम सिर्फ ये चीज़ समझ रहे हैं कि जो हमारा एलिमेंटल स्टेट है और जो हमारा कंबाइंड फॉर्म है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्यों कोई एलिमेंट एलिमेंटल स्टेट में होता है और क्यों कोई एलिमेंट एलिमेंटल स्टेट में ना होकर कंबाइंड फॉर्म में ही दिखता है, ये चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सोडियम जो है हमारा वो हमेशा कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि NaCl के फॉर्म में हमेशा प्रेजेंट होगा। वो चीज़ अलग है कि फिर हम इसका रिएक्शन करा के इसको सेपरेट करा दें और फिर उसके बाद जो सोडियम है हमारा उसको हम इस फॉर्म में ले आएँ, वो चीज़ एक अलग है। लेकिन यहाँ पर हम बस ये समझ रहे हैं कि नेचर ने उस एलिमेंट को किस फॉर्म में दिया है। जो हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो कभी भी एलिमेंटल स्टेट में प्रेजेंट नहीं होते, वो हमेशा कंबाइंड फॉर्म में ही प्रेजेंट होते हैं। तो क्लियर हो गया एलिमेंटल स्टेट क्या है, कंबाइंड फॉर्म क्या है। एलिमेंटल स्टेट मीन्स कोई भी एलिमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ अपने एलिमेंट के स्टेट में ही रहेगा, कहीं भी कॉम्बिनेशन करने नहीं जाएगा, कोई रिएक्शन करने नहीं जाएगा। कंबाइंड फॉर्म क्या है, जब कोई एलिमेंट अपने एलिमेंटल स्टेट में स्टेबल नहीं रह पाता है किसी भी रीज़न से, हो सकता है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी लो हो, बहुत ज़्यादा हाई हो, कुछ भी हो सकता है। तो अगर कोई एलिमेंट किसी भी रीज़न से अपने एलिमेंटल स्टेट में नहीं रह पा रहा है तो वो क्या करता है, किसी से रिएक्शन करता है और कंबाइंड फॉर्म में स्टेबल रहता है। क्लियर हो गया। तो यही रूल है नेचर का, नेचर किसी भी एलिमेंट को एलिमेंटल स्टेट में तभी रखती है जब उसे पता होता है कि ये उस फॉर्म में भी स्टेबल रहेगा। और कोई भी एलिमेंट जो है, जैसे सपोज हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो कभी भी हमारे एलिमेंटल स्टेट में नहीं दिखेंगे, वो हमेशा कंबाइंड फॉर्म में रहेंगे, क्योंकि नेचर ने उन्हें कंबाइंड फॉर्म में ही दिया है। क्यों कंबाइंड फॉर्म में दिया है, क्योंकि जो हमारे सोडियम होते हैं वो एलिमेंटल स्टेट में मीन्स इस तरीके से स्टेबल नहीं होते, इसीलिए ये हमें हमेशा कंबाइंड फॉर्म में ही दिखते हैं। क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आया। तो जो हमारा कार्बन है ये दोनों फॉर्म में हमें मिलता है। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन में हम क्या पढ़ेंगे कि कार्बन के जो एलिमेंटल स्टेट के जो रिएक्शंस होंगे वो भी हम पढ़ेंगे, और कार्बन के जो कंबाइंड फॉर्म के रिएक्शंस होंगे वो भी हम पढ़ेंगे। मीन्स कार्बन अगर हमारा ऐसे इस तरीके से कार्बन कौन कौन से रिएक्शंस करता है, वो सारे रिएक्शंस किसके अंदर आएंगे, ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर आएंगे। और जैसे CO2, तो यहाँ पे क्या है, CO2 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंड फॉर्म में है, मॉलिक्यूल है। तो ये वाले इस टाइप के जो कंपाउंड्स होंगे वो भी कैसा रिएक्शन देंगे, तो वो सारी चीज़ें किसके अंदर आएंगी, ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंदर आएंगी। क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आया। आप ऐसे समझो शॉर्ट में कि सिर्फ कार्बन की ही बात करनी है हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारे ऑर्गेनिक रिएक्शन होते हैं, इवन किसी भी केमिकल रिएक्शन में दो चीजें हमें याद रखनी रहती हैं। रिएक्शन में आप देखते होंगे हमेशा क्या होता है, एक रिएक्टेंट होता है, और रिएक्टेंट हमें क्या देता है, प्रोडक्ट देता है। रिएक्टेंट हमें क्या देता है, प्रोडक्ट देता है। लेकिन ये जो हमारे रिएक्टेंट होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। क्या क्या होते हैं इसमें, एक हमारा होता है अटैकिंग रिएजेंट, एक हमारा होता है अटैकिंग रिएजेंट, और एक हमारा होता है सबस्ट्रेट। ठीक
ठीक है। एक हमारा होता है अटैकिंग रिएजेंट और एक हमारा होता है सबस्ट्रेट। अब अटैकिंग रिएजेंट और सबस्ट्रेट क्या है ये चीज़ समझते हैं। अटैकिंग रिएजेंट का मतलब है अटैकिंग रिएजेंट का मतलब है कि कोई एक एलिमेंट, जैसे दो एलिमेंट्स जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो कोई एक एलिमेंट इलेक्ट्रोफिलिक हो सकता है, एक न्यूक्लियोफिलिक हो सकता है। मींस कि कोई एक मतलब, या फिर आप ये कॉन्सेप्ट हटा दो, आप बस इतना समझो कि अटैकिंग रिएजेंट का मीन्स कि वो अटैक करेगा उस एलिमेंट पे, ठीक है। वो अटैक करेगा, किस पे अटैक करेगा? सबस्ट्रेट पे। तो अगर रिएक्टेंट है कहीं पे भी, अगर कहीं पे भी हमारा रिएक्शन हो रहा है तो जो हमारे कहीं पे भी अगर रिएक्शन हो रहा है तो दो चीज़ें होंगी, एक होंगे अटैकिंग रिएजेंट, एक होंगे सबस्ट्रेट। अटैकिंग रिएजेंट का काम क्या होता है कि वो आके सबस्ट्रेट से रिएक्शन करता है, ठीक है, अटैक करता है हम कह सकते हैं। जो हमारा अटैकिंग रिएजेंट होता है वो सबस्ट्रेट के पास आता है रिएक्शन करने के लिए, उसके बाद रिएक्शन होती है और फिर हमें प्रोडक्ट मिलता है। और इन दोनों को, जो हमारा अटैकिंग रिएजेंट और सबस्ट्रेट है, इन दोनों को हम कंबाइंड फॉर्म में क्या कहते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं। क्लियर हुआ? तो कितनी चीजें हमने देखी कि ऑर्गेनिक रिएक्शन किसका पढ़ना है? हमें कार्बन का पढ़ना है। कार्बन के दोनों रिएक्शंस हम पढ़ेंगे, एलिमेंटल स्टेट वाले भी, कंबाइंड फॉर्म वाले भी। और जो हमारे रिएक्शंस होते हैं उसमें रिएक्टेंट होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। जो हमारे रिएक्टेंट होते हैं मैं लिख देती हूँ एक सीक्वेंस में, ठीक है, आप नोट डाउन कर लो कि ये तो लिखने की जरूरत है नहीं कि ऑर्गेनिक रिएक्शन में कार्बन जो है वो एलिमेंटल स्टेट में और कंबाइंड फॉर्म में, ये चीज़ आप अच्छे से समझ लियो। बस हमें समझना क्या है कि रिएक्टेंट होता है, ठीक है, रिएक्टेंट से हमें क्या मिलता है? प्रोडक्ट मिलता है। रिएक्टेंट से हमें प्रोडक्ट मिलता है। और जो हमारे रिएक्टेंट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक हमारा होता है अटैकिंग रिएजेंट, और क्या होता है हमारा? सबस्ट्रेट होता है। और क्या होता है हमारा? सबस्ट्रेट होता है। तो ये जो हमारे अटैकिंग रिएजेंट और जो हमारे सबस्ट्रेट हैं, ये दोनों काम क्या करते हैं? तो अटैकिंग रिएजेंट का काम होता है अटैक करने का। अटैक मीन्स कि अटैकिंग रिएजेंट जो है वो जाता है सबस्ट्रेट के पास रिएक्शन करने, ठीक है। उसके बाद रिएक्शन होती है और इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं। और जब यही दोनों अटैकिंग रिएजेंट और सबस्ट्रेट आपस में रिएक्शन कर लेते हैं तो हमें क्या मिलता है? प्रोडक्ट मिलता है। तब हमें क्या मिलता है? प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। तो ये टर्म्स आप अच्छे से याद रखो, क्योंकि जब अभी हम आगे रिएक्शंस पढ़ेंगे यूनिट 5 में, तो वहाँ पे मैं यही सब बोलूँगी कि ये इस रिएक्शन में या ये इस रिएक्टेंट में अटैकिंग रिएजेंट है और ये सबस्ट्रेट है। तो अच्छे से आप टर्म को समझ लो, ठीक है। अटैकिंग रिएजेंट और सबस्ट्रेट किस में आएंगे? रिएक्टेंट में आएंगे, क्योंकि यूनिट 5 में हमें टर्म्स का बहुत ध्यान रखना होगा। इसीलिए जो आपकी यूनिट 4 है वो क्या है? जीओसी रख दी गई है, ताकि यूनिट 5 आपको अच्छे से समझ में आए। ओके, तो टर्म्स पे आप बहुत ज़्यादा ध्यान दो। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तो होते ही हैं, लेकिन रिएक्टेंट में दो चीज़ें आती हैं, अटैकिंग रिएजेंट और सबस्ट्रेट। अटैकिंग रिएजेंट का काम क्या होता है? वो सबस्ट्रेट के पास जाता है, अटैक करता है। क्लियर है? और ये दोनों फिर आपस में रिएक्शन करके हमें क्या देते हैं? प्रोडक्ट देते हैं। क्लियर हुआ इतना? आगे बढ़ते हैं। अब आगे चलते हैं फैक्टर्स पे, ठीक है। तो फैक्टर्स में जो हमारा फर्स्ट फैक्टर है वो क्या है? हमारा इंडक्टिव इफेक्ट है। फर्स्ट फैक्टर हमारा क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट है। क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट? तो जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट है उसका काम क्या होता है? एक बार रीड कर लिया जाए तो व्हेन अ कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन एटम्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मीन्स ये तो आपको अच्छे से पता है कि कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा तो किस में होगा? जब भी कोवैलेंट बॉन्ड हमारा फॉर्म होगा तो अब जब बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है दो एटम्स के बीच में फॉर्म होगा। अब जब दो एटम्स के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा, सपोज कि इस तरीके से हमारा कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ है, किसी एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? हाई होगी, और किसी एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? लो होगी। क्लियर है? ये समझ आ रहा है ना? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो मुझे एक एक चीज़ डिटेल में लिखना होगा। आप देखो ए का क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिख देती हूँ मैं। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? ये बस हम सपोज कर रहे हैं, ठीक है। सपोज कि ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो है। बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? लो है। इतनी चीजें समझ में आई। कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो ऑब्वियस सी बात है दो एलिमेंट्स के बीच में होगा, और सपोज कि इन दोनों एलिमेंट्स में एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है और एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो है। अब आगे क्या है?
कितना क्लियर हो गया? द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स ऑफ द बॉन्ड सच अ शिफ्ट इन इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी इज कॉल्ड एज इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, ये भी पॉइंट पढ़ लेते हैं। देयर इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। फोर्थ पॉइंट है इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। ठीक है, अब चलिए समझते हैं हम लोग डिटेल में। ये चीज क्लियर हुआ कि जब भी कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा तो दो स्पीसीज के बीच फॉर्म होगा, दो एलिमेंट्स के बीच में फॉर्म होगा। दोनों एलिमेंट्स का नेचर, दोनों एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगे। सपोज कि एक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है और एक एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो है। तो अब आगे बढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है ये चीज समझ लिया जाए। तो जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स होता है इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने का मतलब क्या है कि जिसके अंदर कैपेसिटी होगी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी। और जिसके अंदर उतनी कैपेसिटी नहीं होगी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है? तो वर्ड से ही क्लियर है ना। आप देखो इलेक्ट्रो क्या रिप्रेजेंट करता है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है? नेगेटिव साइन। अब आप थोड़ा दिमाग लगाओ, देखो केमिस्ट्री में जो भी टर्म है ना, मैं एक मतलब आपको कोर कॉन्सेप्ट दे देती हूँ। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको कोई भी टर्म आप देखोगे आप उसका डेफिनेशन ऐसे ही कर ले जाओगे। तो केमिस्ट्री में मैक्सिमम टर्म्स का क्या होता है कि टर्म से ही डेफिनेशन क्लियर होता है। जो उसकी डेफिनेशन है उसी के बेसिस पे टर्म लिखा रहता है। जनरली मैक्सिमम सब्जेक्ट में ऐसा होता है, बट केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं तो सिर्फ केमिस्ट्री की बात करते हैं। अब जैसे यहीं पर आप देखो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हम बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रो मीन्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। नेगेटिविटी क्या दिखाता है? नेगेटिव साइन को दिखाता है। अब आप याद करो कि जब भी हम लोग, आज तक आप 9th से पढ़ते आ रहे हो केमिस्ट्री, आप 9th से जो केमिस्ट्री पढ़ते आ रहे हो उसमें हम हमेशा क्या देखते थे कि जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता था तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता था? नेगेटिव आता था। तो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये हमें क्या बता रहा है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव मीन्स इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट हो रहा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है कि वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज़्यादा अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होगी? हाई होगी। और जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होगी। क्लियर हो गया? अब उसके बाद ये चीज़ तो हमारा क्लियर हो गया। हमने क्या क्या देखा? कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा दो टाइप के एलिमेंट्स में। जब ऑब्वियस सी बात है दो स्पीसीज के बीच में ही कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। दोनों स्पीसीज में ये हो सकता है कि किसी एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो, किसी एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो हो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है ये चीज़ भी हमारा क्लियर हो गया। अब हम समझेंगे इंडक्टिव इफेक्ट है क्या। तो सपोज करो ए और बी के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड है। ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है इसमें सिर्फ और सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की बात होगी। अब सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते क्या हैं? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है? तो सिग्मा बॉन्ड पता है आपको? सिग्मा बॉन्ड मीन्स सिंगल बॉन्ड। अब ये जो हमारा सिंगल बॉन्ड होता है इसमें दो टाइप के हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में होता है ना सिंगल बॉन्ड। तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है इन्हीं को हम क्या कहते हैं? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, इन्हीं दोनों इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो क्या चीज़ हमें इसमें समझ में आई कि ए और बी के बीच जो सिग्मा बॉन्ड है, वो जो सिग्मा बॉन्ड है उसमें जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन्हीं का काम पड़ता है इंडक्टिव इफेक्ट में। मीन्स सिर्फ वही इन्वॉल्व होंगे। कैसे होंगे इन्वॉल्व ये चीज़ अब समझ। अब डिटेल में हम चलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट को डिटेल में समझ लेते हैं। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब हम समझते हैं इंडक्टिव इफेक्ट है क्या। तो इंडक्टिव इफेक्ट समझने से पहले आपको दो पॉइंट्स और क्लियर करने होंगे। क्या है वो दोनों पॉइंट? तो एक हमारे होते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन एक एक करके समझते हैं। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं इनका काम क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। एक तो होते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। जो हमारे सेकंड होते हैं वो क्या होते हैं हमारे? तो वो हमारे होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। वो क्या होते हैं हमारे? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। अब ये चीज़ तो क्लियर हो गई ना। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप मीन्स इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे। ये चीज़ क्लियर हो गया।
अब समझते हैं हम स्टेप वाइज कि एक्चुअल में इंडक्टिव इफेक्ट है क्या। सारे टर्म्स क्लियर हो गए हैं। अब समझते हैं हम इंडक्टिव इफेक्ट। सपोज कि हमारा इस तरीके से कार्बन की चेन है, ठीक है, और यहाँ पे कोई एक ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, और अभी ये जो ए ग्रुप है इसको एज्यूम हम करते हैं कि ये जो हमारा ए ग्रुप है ये कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। कैसा है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है, ये क्लियर है। ए हमारा क्या, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं कि अब क्या होगा, तो इंडक्टिव इफेक्ट हमारा है क्या, ये हमें ये बताता है कि जो हमारे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं। किस पे, ये चीज़ हमारे ग्रुप पे डिपेंड करेगी। अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप रहेगा, अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप रहेगा तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर एक्सेप्ट करेगा। अब जो ये जो हमारा ए है ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। तो जो ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे यहाँ पर, जो हमारी सिग्मा बॉन्ड बनी हुई है, ये क्या करेंगे, थोड़े थोड़े अट्रैक्ट हो जाएंगे ए की तरफ पे, ठीक है, ए की तरफ थोड़े थोड़े अट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि ए का नेचर क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का मतलब ही है कि वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर एक्सेप्ट करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, एक्सेप्ट नहीं, अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो जो ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये क्या होते हैं, थोड़े थोड़े ए की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो क्या होता है, तो हमें अच्छे से पता है अगर पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लेता है इलेक्ट्रॉन्स को और सी से पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन सी डोनेट कर देता तो सी पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता और ए पे नेगेटिव चार्ज आ जाता। लेकिन यहाँ पे हम हमेशा क्या देख रहे हैं कि शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बता रहा है। शिफ्टिंग मीन्स क्या है कि अभी वो कार्बन के ही पास है, बस थोड़ा सा अट्रैक्ट होके, जैसे सपोज कि यहाँ पे मैं कार्बन हूँ और यहाँ पर कोई ए ग्रुप है, ठीक है, और जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स है वो अभी क्या है, पूरी तरीके से मैंने उसको दिया नहीं है, ठीक है, अभी वो इलेक्ट्रॉन क्या है, मेरे पास भी है, उसके पास भी है, बस थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की तरफ। क्लियर है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अभी थोड़े से शिफ्ट हुए हैं, इसीलिए जो हमारा ए है इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और कार्बन पे क्या चार्ज आ जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर हुआ। क्यों कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ये चीज समझ है, क्योंकि ये चीज समझ में आ रही है ना कि क्यों कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि कार्बन के ही इलेक्ट्रॉन्स ए की तरफ क्या हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं। क्लियर है। एक ऐसा ग्रुप है, ए इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। अब ये जो हमारा कार्बन है, अब ये तो इस पे तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब इस कार्बन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की एक तरीके से हम कह सकते हैं डेफिशिएंसी हो गई है। तो ये क्या करेगा, ये वाले जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी थोड़े थोड़े पार्शियली क्या होंगे, शिफ्ट हो जाएंगे इस कार्बन की तरफ, ठीक है। अब पूरी तरह बहुत ज़्यादा शिफ्ट नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा, क्योंकि ए की जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होगी, हाई होगी, कार्बन से हाई है, तभी तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स ए की तरफ चले जा रहे हैं। तो ए की कंपैरिजन में जितना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुई है उतना ज़्यादा शिफ्टिंग यहाँ पर नहीं होगी। तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा बहुत थोड़ा शिफ्टिंग होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन्स बस थोड़ा सा इधर हो जाएंगे, इस कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। पार्शियली पॉजिटिव हमें क्या दिखा रहा है कि बहुत स्लाइटली शिफ्टिंग हुई है। अगर पार्शियली पॉजिटिव है, ऐसे समझते हैं, अगर पॉजिटिव है तो मींस कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर पार्शियली पॉजिटिव है तो कह सकते हैं हम कि आधा गया है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अभी रास्ते में आधे तक पहुंचा है, ठीक है। और अगर पार्शियली पॉजिटिव है तो इसका मतलब होता है स्लाइटली, मतलब बहुत कम इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है, पूरी तरीके से इसी वाले कार्बन के पास है, बस थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है। क्लियर हो गया। तो अब आते हैं यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पर क्या इस कार्बन पे कितना आ जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव। अब इस कार्बन के भी पास क्या इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, डेफिशिएंसी थोड़ी सी हो गई है, तो ये क्या करेगा, इस वाले कार्बन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो ये जो है ये बहुत ज़्यादा स्लाइटली मीन्स एकदम थोड़ा सा डिस्प्लेस होंगे इसकी तरफ, तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। क्लियर हो गया। और इसके बाद अगर सपोज कि यहाँ पे भी कोई कार्बन है तो ये जो कार्बन है ये इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो एक टाइम के बाद एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। ये जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट है ये क्या होता है, एक टाइम के बाद एप्लीकेबल नहीं होता है। डिस्टेंस कह सकते हैं, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, बहुत ज़्यादा देर तक इंडक्टिव इफेक्ट नहीं रहता है, ठीक है।
इतनी चीजें समझ में आई। तो क्या चीजें हमने समझी, इंडक्टिव इफेक्ट एक्चुअल में है क्या। सपोज कि कार्बन की कोई चेन है, उससे कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। अब इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसका मतलब उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कैसी होगी, हाई होगी एज कंपेयर टू कार्बन। तो जब ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है और कार्बन की लो है, तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ शिफ्ट होंगे, ए की तरफ शिफ्ट होंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ शिफ्ट होंगे, ए की तरफ शिफ्ट होंगे। तो जो हमारा कार्बन है पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट नहीं किया है, बस थोड़ा सा शिफ्ट हुए हैं इलेक्ट्रॉन, इसीलिए जो हमारा ए है उस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ रहा है और जो हमारा कार्बन है उस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब उसके बाद ये जो हमारा कार्बन है इस पर पार्शियली पॉजिटिव है, तो मीन्स ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है, ठीक है, नंबरिंग कर देती हूँ ना मैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। ठीक है, बहुत अच्छे से समझो, आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, एक मिनट, ये जो ए है ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है, तो ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। तो हाँ, चीज़ समझ में आ रही है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे लो है, इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इसकी तरफ शिफ्ट हो गए हैं। पूरी तरीके से ए जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ नहीं एक्सेप्ट किया है, मीन्स इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन ने पूरी तरीके से डोनेट नहीं किया है, इसीलिए ए पे पार्शियली नेगेटिव आ गया है और कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव है। ये चीज़ क्लियर है। अब ये जो कार्बन है, मीन्स कार्बन जो 1 है और कार्बन जो 2 है, ठीक है, इनके बीच में ये जो सिग्मा बॉन्ड है, तो अब इसके ऊपर क्या है, पार्शियली पॉजिटिव आ गया। अब जब इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव आ गया, मीन्स इसके इलेक्ट्रॉन इससे थोड़ा सा दूर हो गए, तो अब ये चाहेगा ना कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स आ जाए। तो इन दोनों कार्बन में अगर हम देखेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन 1 की क्या हुई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो कार्बन 1 की है वो क्या हो गई, हाई हो गई। ठीक है, क्यों हाई हो गई, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हुई, हाई हो गई। और इस कार्बन की एज कंपेयर टू दिस कार्बन क्या हो गई, लो हो गई। अब लो हो गई, तो इन दोनों के बीच में आप देखो ये वाला जो कार्बन है ये कैसा रोल प्ले करेगा, तो ये वाला कार्बन हमारा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप का रोल प्ले करेगा। अब ये वाला जो हमारा कार्बन 1 है, ठीक है, ये कैसा रोल प्ले कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग का रोल प्ले कर रहा है। तो ये जो हमारा कार्बन है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग का जो रोल ये प्ले कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग का मीन्स क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करना। तो इन दोनों में ये वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग बन जाएगा और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये थोड़ा सा इसकी तरफ क्या होंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। और ये जो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये इस कार्बन की तरफ हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं इस कार्बन के कंपैरिजन में इस पे पार्शियली नेगेटिव आ जाना चाहिए, लेकिन वो हम दिखाते नहीं हैं। क्यों नहीं दिखाते, क्योंकि पूरी तरीके से शिफ्ट नहीं हुआ है। प्लस जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट है वो डिस्टेंस रूल है, मींस डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जाता है। ठीक है, इसीलिए इस पे पार्शियली पॉजिटिव है। ये जो हम इलेक्ट्रॉन्स दिखा रहे हैं ये हमें यही चीज़ रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रॉन क्या है, इस कार्बन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं और इस वाले कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव पॉजिटिव। जितना ये कार्बन शिफ्ट किया था अपना इलेक्ट्रॉन, उसके कंपैरिजन में ये जो सेकंड कार्बन है बहुत कम ही इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर पाता है, इसीलिए पार्शियली पॉजिटिव पॉजिटिव हम लिखते हैं। क्लियर हो गया। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी कि अगर प्लस है तो मीन्स कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पार्शियली पॉजिटिव है तो कह सकते हैं आधे तक गया है, मिड तक गया है। ये कह सकते हैं पार्शियली पॉजिटिव का मतलब ये है कि जो सामने हमारी जो स्पीसीज़ है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का रोल प्ले कर रही है, ठीक है, तो वो जो हमारे स्पीसीज़ है वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर चुकी है लेकिन कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, तो उसको हम पार्शियली पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद हमारा आता है पार्शियली पॉजिटिव पॉजिटिव। तो ये हमें क्या दिखाता है कि इलेक्ट्रॉन्स बहुत स्लाइटली, कह सकते हैं बहुत ही थोड़ा सा अट्रैक्ट हुए हैं। क्लियर हो गया। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा पार्शियली पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, अब कार्बन 3 की बात करते हैं। तो जब कार्बन 3 पे हम आएंगे तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, जब हम कार्बन 3 पे आएंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आप देखो यहाँ पर जो हमारा कार्बन है इस पे कौन सा चार्ज आ गया, पार्शियली पॉजिटिव पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फिर भी इस कार्बन के पास हैं, इस कार्बन से तो आधे चले गए थे ना, इसी वजह से ये थोड़ा डेफिशिएंसी फील कर रहा था, इसलिए ये इसके कार्बन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगा। लेकिन इसके कार्बन तो बहुत स्लाइटली ही हुए हैं, डिस्प्लेस इससे बहुत स्लाइटली ही थोड़ा हुए हैं, इसी वजह से ये कार्बन क्या करेगा, इस कार्बन से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग नहीं हो पाएगी और इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियली पॉजिटिव पॉजिटिव। और एक पॉइंट ये भी है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है हमारा वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट है ये क्या करता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रॉन
विड्रॉइंग ग्रुप था, ठीक है। यहाँ से यहाँ में डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट है वो क्या होगा, कम होता चला जाएगा। क्लियर हुआ? तो समझ में आया इंडक्टिव इफेक्ट है क्या। अभी बहुत सारी चीज़ें हमें इसमें पढ़नी है। तो इंडक्टिव इफेक्ट हमारा क्या है कि ये डिस्टेंस डिपेंडिंग रूल होता है। कैसे? डिस्टेंस डिपेंडिंग इफेक्ट होता है। इसमें हम क्या देखते हैं, तो जो हमारे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस तरीके से डिस्प्लेस होते हैं, ये चीज़ हम यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, तो एक केस तो हमने डिस्कस कर लिया कि सी है और यहाँ पर हमारा ए है। ये ए हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये जो हमारा ए है ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि ये कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और ये जो हमारे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या करते हैं, स्लाइटली शिफ्ट होते चले जाते हैं ए की तरफ। तो यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है, ठीक है। एक और हमारा केस आता है, उस केस में क्या होगा कि सपोज कि कार्बन की चेन से कोई इलेक्ट्रॉन, ये तो हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, सपोज करते हैं अगर कार्बन की चेन से कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ जाए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अब अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का मतलब क्या होता है। सपोज करो कि ये जो बी है, या फिर ए ही लिख देते हैं, सपोज कि ये जो हमारा ए है, अगर ये ए हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ना होकर के इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बन जाए तो क्या होगा, तो जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बन जाएगा तो ये तो हमें पता है कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। इट्स डिपेंड ऑन सिचुएशन। कार्बन क्या है, ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग उस हिसाब से अपना नेचर शो करता है। अगर सामने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये क्या बन जाता है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो हो जाती है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला स्पीसीज बन जाता है। और अगर सामने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये उस अकॉर्डिंग अपनी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो हाई ही होती है, तो उस अकॉर्डिंग उस सिचुएशन में एक ऐसा रोल प्ले करता है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रोल प्ले करता है, ठीक है। तो अगर सपोज कि ए जो है हमारा वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो जाए तो इसके कंपेरिजन में जो कार्बन है वो कैसा रोल प्ले करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रोल प्ले करेगा। तो ये जो हमारा सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स तो शिफ्ट होंगे क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब ही है कि शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, कार्बन से ए ग्रुप की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं। इसमें क्या होगा, ए से कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, क्योंकि ए क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और यहाँ पर कार्बन किसका रोल प्ले करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का। और यहाँ पर कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रोल प्ले कर रहा था। क्लियर हो गया? तो ये जो हमारा ए है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रोल प्ले कर रहा है, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कार्बन की तरफ क्या हो जाएंगे, पार्शियली शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग कार्बन की तरफ हो जाएगी तो ए पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव। तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पार्शियली नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर है? अब इस कार्बन पे हम आते हैं, नंबरिंग कर लिया जाए 1, 2 एंड 3। इस कार्बन पे क्या है, पार्शियली नेगेटिव चार्ज है। इस कार्बन पे कौन सा चार्ज रहेगा, तो सेम यही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगेगा, बस चार्ज में डिफरेंस हो गया है। यहाँ पर क्या था, ये ए जो है ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया तो कार्बन पे आ गया पार्शियली नेगेटिव। अब कार्बन का जो है वो तो ऑलरेडी स्टेबल है ही, प्लस इसके पास कुछ और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो इस पर आ गया पार्शियली नेगेटिव। अब ये वाला जो कार्बन है, अब इन दोनों में आप कंपैरिजन करो तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं काफ़ी, तो इन दोनों कार्बन के आप अच्छे से अगर कंपैरिजन करो, फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन, ठीक है। तो जब हम इन दोनों को देखेंगे तो इसके कंपेयर में ये वाला कार्बन कैसा हो गया, थोड़ा इलेक्ट्रॉन्स इसके पास कम हो गए। तो इन दोनों कार्बन में, ये जो हमारे फर्स्ट और सेकंड कार्बन है, इन दोनों कार्बन में जो हमारा सेकंड कार्बन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो गई, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी हो गई, हाई हो गई। क्यों हाई हो गई, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। अगर आप देखो तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो गई, डेफिशिएंसी हो गई। और इस कार्बन ने इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया और इस पे आ गया पार्शियली नेगेटिव चार्ज, इसीलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी हो गई, लो हो गई इसके कंपैरिजन में। और इसकी सेकंड वाले कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो गई, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। क्लियर हुआ? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी, इसकी लो हो गई। क्यों? क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया। नेगेटिव चार्ज आने का मतलब है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज बन गया और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज बन गया है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये शिफ्ट हो जाएंगे सेकंड कार्बन की तरफ। क्लियर हुआ? अब देखो आप, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सेकंड कार्बन की तरफ जो शिफ्ट हो रहे हैं तो पूरी तरीके से तो शिफ्ट नहीं होंगे, थोड़ा सा ही शिफ्ट होंगे। तो इस पे जो चार्ज आएगा वो कैसा आएगा, पार्शियली नेगेटिव नेगेटिव। क्लियर है? अब थर्ड कार्बन की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी सेम वही जो कॉन्सेप्ट हमने ऊपर पढ़ा था सेम यहाँ पे भी होगा कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो डिस्टेंस डिपेंडिंग इफेक्ट है। तो यहाँ आते आते इंडक्टिव इफेक्ट बहुत कम हो जाता है, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन्स बहुत स्लाइटली शिफ्ट हो जाएंगे इस कार्बन की तरफ और इस पे चार्ज आ जाएगा पार्शियली नेगेटिव नेगेटिव।
क्लियर हुआ, समझ में आया? तो इंडक्टिव इफेक्ट एक्चुअल में है क्या? तो इंडक्टिव इफेक्ट का आप बस एक ही याद रखो कि ये क्या है, शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जो शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है उसमें दो पॉसिबिलिटीज होती है, या हम कह सकते हैं दो केसेस होते हैं। फर्स्ट केस में क्या है कि जो हमारी कार्बन की चेन है उससे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा रहे, तो क्या क्या होगा ये चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए। सेकेंड केस हमारा हो सकता है कि जो हमारा ग्रुप जुड़ा हुआ है कार्बन की चेन से वो हमारा कैसा हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो। ठीक है, तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो एक्चुअल में इंडक्टिव इफेक्ट है क्या? तो इंडक्टिव इफेक्ट है शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, जो कि एक डिस्टेंस डिपेंडिंग इफेक्ट है, एक टाइम के बाद खत्म हो जाता है। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हुई इंडक्टिव इफेक्ट में। अभी बहुत चीज़ें हमें पढ़नी है, पॉजिटिव नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट किसका कितना होगा, ये सारी चीज़ें भी डिस्कस करनी है। ये चीज़ क्लियर हुआ? स्टेप वाइज समझो, इतने अच्छे से यहीं पे समझ लो कि फिर आपको बुक्स पढ़ने की भी ज़रूरत ना पड़े, बस आप नोट्स बनाओ और सारी चीज़ें डिटेल में क्लियर हो जाए। तो ये चीज़ क्लियर हो गया है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा रह गया, क्या कि जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट है वो हमारा कैसा इफेक्ट है? तो ये हमारा परमानेंट इफेक्ट है। इंडक्टिव इफेक्ट जो है हमारा, ये कैसा इफेक्ट है? परमानेंट इफेक्ट है। अब परमानेंट इफेक्ट से मतलब क्या है? तो इसको आप एक बहुत बेसिक एग्जांपल लेकर अगर आप देखो तो सपोज कि कोई पर्सन है, ठीक है, वो पर्सन अभी मोटा हो गया है, ठीक है, बट वो अगर सपोज कि अभी वो मोटा है बट एक टाइम के बाद वो पतला भी हो सकता है, तो दिस वन इज अ टेम्पररी इफेक्ट। ठीक है, लेकिन आप पहले छोटे से थे, अब आपकी हाइट बढ़ गई है। ठीक है, तो अब जो आपकी हाइट बढ़ गई है अब आप दोबारा से छोटे नहीं हो सकते हो। या हम एज का भी एग्जांपल ले सकते हैं, अब हम लोग जिस एज में अगर हम चाहें फिर से 5 साल के बच्चे बन जाए तो हम नहीं बन सकते हैं। तो ये क्या है? एक परमानेंट चेंज है। तो इसी तरीके से जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट है वो कैसा होता है? एक परमानेंट इफेक्ट होता है, एक परमानेंट चेंज होता है। अगर किसी कार्बन में सपोज कोई कार्बन की चेन है, वहाँ पर कोई ग्रुप है, ठीक है, अगर वहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट अच्छे से, अभी हम बहुत सारे केसेस पढ़ेंगे, एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, अगर वहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है तो वो कैसा होगा? एक परमानेंट इफेक्ट है। ऐसा नहीं है कि फिर कुछ और आ जाएगा, कोई और ग्रुप आ जाएगा, कोई और अटैकिंग रिएजेंट आ जाएगा तो ये इफेक्ट चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट है वो कैसा इफेक्ट है? परमानेंट इफेक्ट है। और दो टाइप्स के होते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, ये चीज क्लियर हो गया ना, परमानेंट इफेक्ट कैसे है। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे जो हमारे इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक हमारा होता है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, एक हमारा होता है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो अब इसको पढ़ते हैं, क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट, ये चीज क्लियर है ना। अब जो हम इसके टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट के, तो 2 हमें पढ़ना है। इंडक्टिव इफेक्ट्स के जो हमारे दोनों टाइप्स हैं, तो फर्स्ट हमारा होता है पॉजिटिव और सेकंड हमारा होता है क्या? नेगेटिव। फर्स्ट हमारा होता है पॉजिटिव, सेकंड हमारा होता है नेगेटिव। जो हमारा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है उसका मतलब क्या है? तो आपको याद होगा अभी जस्ट हमने 2 केसेस डिस्कस किए। एक तो हमने डिस्कस किया कि कार्बन की चेन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा रहे। सेकेंड केस हमने डिस्कस किया कि कार्बन की चेन से हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा रहे। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और यहाँ पर लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। ठीक है, अब अच्छे से समझो इसको डिटेल में। ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, इससे क्या हो रहा है? ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर ले रहा है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है उसकी तरफ शिफ्ट हो जा रहे हैं। तो ये हमारा कैसा इफेक्ट होगा? जब इलेक्ट्रॉन्स उसकी तरफ शिफ्ट हो जा रहे हैं, ये जो हमारा ए है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये कार्बन्स के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर शिफ्ट कर रहा है। तो मीन्स कार्बन की चेन के साथ क्या हो रहा है? इसके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जा रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसे इफेक्ट को हम क्या कहेंगे? नेगेटिव इफेक्ट कहेंगे। कार्बन के चेन के लिए तो ये तो नेगेटिविटी ही है ना, कि कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स है आप याद कैसे रखोगे, मैं वो चीज़ आपको समझा रही हूँ कि अगर जहाँ पे भी आपको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा रहेगा आप इसको मेमोराइज मत करो। ठीक है, हर चीज़ के कॉन्सेप्ट के पीछे हमें जाना चाहिए कि कितना ईजिली हम उसे लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर कार्बन की चेन के साथ जुड़े रहेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? नेगेटिव इफेक्ट रखेंगे। क्या कहेंगे हम उसे? नेगेटिव इफेक्ट कहेंगे। अब क्यों नेगेटिव इफेक्ट कहेंगे? तो ये चीज़ आप समझो, ये जो ए है हमारा, ये कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है मीन्स ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। तो जो हमारे कार्बन की चेन है इनके पास क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जा रही है। तो जब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो रही है तो ये इस कार्बन के चेन के साथ क्या है? नेगेटिव है उसके लिए। तो इसीलिए अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा रहेगा तो वो जो इफेक्ट होगा हमारा वो कैसा होगा? नेगेटिव इफेक्ट होगा। और इसे हम क्या कहते हैं? माइनस आई इफेक्ट। क्या कहते हैं? माइनस आई इफेक्ट कहते हैं। क्लियर हुआ?
अब जो हमारा सेकंड है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसे हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव इफेक्ट कहेंगे। पॉजिटिव इफेक्ट कहेंगे। क्यों हम इसे पॉजिटिव इफेक्ट कह रहे हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है, और ये जो हमारे कार्बन है ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं। मीन्स हमारे कार्बन को क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, तो ये इसके लिए क्या है, पॉजिटिव है। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, प्लस आई इफेक्ट। क्लियर हुआ, अच्छे से समझ में आया इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, सारी चीज़ें समझ में आई हैं। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में करना, ठीक है। मुझे नहीं लगता अब राइटिंग को लेकर कोई इशू होगा, क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अच्छे से लिखूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। क्लियर है इतना। अब देखिए, तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा। ऐसा नहीं कि बस इंडक्टिव इफेक्ट अब खत्म हो गया, अभी हमें इंडक्टिव इफेक्ट में बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है कि कैसे कैसे ग्रुप रहेंगे तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, कैसे ग्रुप्स रहेंगे तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, प्लस अभी हमें इसका एप्लीकेशन पढ़ना है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें अभी हमें डिस्कस करनी है इंडक्टिव इफेक्ट में, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट एक्चुअल में है क्या, ये चीज़ क्लियर हुई। तो आप सिर्फ एक चीज़ याद रखना कि शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ही क्या होता है, हमारा इंडक्टिव इफेक्ट होता है। और जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट है वो डिस्टेंस डिपेंडिंग इफेक्ट है। एक डिस्टेंस के बाद इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो लो होता है, या हम कह सकते हैं खत्म हो जाता है, ठीक है। फिर हमने थर्ड पॉइंट क्या पढ़ा कि इंडक्टिव इफेक्ट जो दो टाइप के होते हैं, दो केसेस पॉसिबल हैं। एक हमारा है कि जो हमारे कार्बन की चेन है उसके साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा रहे। अब जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा रहेगा उसका काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का। तो जब इलेक्ट्रॉन्स उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे तो जो हमारा कार्बन चेन है उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो इसे हम क्या कहेंगे, तो ये कार्बन चेन के लिए तो नेगेटिव पॉइंट हो गया ना। तो इसीलिए अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा रहेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, नेगेटिव इफेक्ट या माइनस आई इफेक्ट कहेंगे। और सपोज कि कार्बन चेन के साथ कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा कार्बन चेन को, तो ये कार्बन चेन के लिए क्या है, पॉजिटिव है। तो इसीलिए हम ऐसे इफेक्ट को क्या कहेंगे, पॉजिटिव इफेक्ट कहेंगे या प्लस आई इफेक्ट कहेंगे। क्लियर हुआ, अच्छे से समझ में आया। अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, क्या क्या किस किस टाइप के रहेंगे, तो मतलब कौन कौन हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं, कौन कौन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, क्या ऑर्डर रहेगा उनका, ये सारी चीज़ें हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।